नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। सो नाउअडेज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटी का डिस्कशन हमने खत्म कर लिया था कि ऑन द अर्थ सरफेस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, एट द हाइट h व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, एंड आल्सो एट द d मीटर डेप्थ अंडर द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस से नीचे जो है d मीटर पे जो ग्रेविटी किस तरह से वेरी कर रही है, दोनों का एक्सप्रेशन को देखा तथा डिफरेंस को भी हमने देखा था। तथा उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। एक बंदे का जो है कि आया था जो है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे थोड़ा सा और फोकस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल से ही शुरू करूंगा आज, और स्केप वेलोसिटी आज जो है मेन टॉपिक होगा डिस्कशन का। तो आइए पोटेंशियल पे थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं तथा हम लोग स्केप वेलोसिटी शुरू करेंगे। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि किस वेग से फेंक दिया जाए कि वापस पुनः अर्थ के ग्रेविटी में न आए। इसी तरह हम लोग मून पे भी देखेंगे, किसी मून पे भी किसी ऑब्जेक्ट के स्केप वेलोसिटी क्या होती है, उस पे जो है, और अर्थ पे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। वी विल कवर दिस टॉपिक टुडे। तो ग्रेविटेशन में शुरू करते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में। यदि आप 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या 10th में भी पढ़े हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्म पढ़ा होगा, आपने 10th में ही पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा था? यदि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल है। सेम केस यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। किसी पॉइंट ऑफ इंफिनिटी से किसी m मास के पार्टिकल को ले आने में जो काम करना पड़ता है, दैट इज द पोटेंशियल। उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। उसे हिंदी इंग्लिश में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है हम जब चेंज करते हैं उसको, तो उसकी जो वैल्यू आती है R1 R2 में, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यदि कहा जाए कि किसी पॉइंट R पे, एक्चुअली इंफिनिटी पे, सपोज करिए W1 किसी इंफिनिटी पे, एट अ पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, एट इंफिनिटी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम यूजुअली हम लोग जीरो मानते हैं। नहीं तो आप W1 कंसीडर कर लीजिए कि W1 है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए कन्वेंशनली जो है इसको हम जीरो मानते हैं कि इंफिनिटी पे जीरो होती है। लेकिन मान लीजिए आप W1 है, अगर W1 है नहीं है, हम लोग बात करते हैं किसी पॉइंट R पे एनर्जी कितनी होगी, इसे E भी लिख सकते हैं या वर्क डन लिख सकते हैं। तो वो होगा -G कैपिटल M, यानी M1 M2 बाई R। ये इतना तो आपको पता है, किसी पॉइंट पे इतना मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इतना होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके साथ एक और टर्म आता है W1 भी आता है, यानी इट इज द पॉइंट, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। तो हम लोग इसको जीरो यूजुअली कंसीडर कर लेते हैं कि जीरो है, इसलिए केवल इतने की हम लोग बात किए थे। क्यों बात किए थे? अगर आपको याद हो तो F.dr हम लोग लिख के इंटीग्रेट किए थे R1 से लेके R2 तक। आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से फोर्स कमान कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर हम लोग लिख के इंटीग्रेट किए थे। 1 बाई R स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई R आता है, माइनस साइन के साथ आता है। दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। अभी आप समझिए कि किसी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं थोड़ा सा स्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, स्केप वेलोसिटी क्या है? चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो स्केप वेलोसिटी ही है। स्केप वेलोसिटी या स्केप स्पीड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो लिखो। ठीक है, ओके। नाउ आवर डिस्कशन इज स्टार्टेड नाउ। व्हाट इज स्केप वेलोसिटी? स्केप का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, स्केप मतलब भाग जाना, यानी कि एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया जाए वर्टिकली अपवर्ड, तो वह अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। सपोज करिए अपने पास ये अर्थ है, इट इज अर्थ, इसका अपना एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये सारे लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, आपको पता है। तो एटमॉस्फेयर का जो है ओजोनोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर तो है जो है कि यहां तक इसकी पकड़ है, सपोज करिए यहां तक इसका ग्रेविटी काम करता है, लेकिन आफ्टर द एटमॉस्फेयर इसकी ग्रेविटी काम नहीं करती है। दैट मीन्स यदि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इस वेलोसिटी से
प्रोजेक्ट कर दिया जाए वर्टिकली अपवर्ड, यानी फेंक दिया जाए ऊपर की तरफ, कि उसकी वेलोसिटी जो है कि इसको पार कर जाए, एटमॉस्फेयर को पार कर जाए, अर्थ एटमॉस्फेयर को, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको पार कर जाए, तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ वो नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ से यदि वो बाहर चला जाए, बियॉन्ड चला जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे कि वो अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी लगेगी ही नहीं तो क्यों आएगा। तो हम लोग वही देखने वाले हैं। तो कोई पूछता है इसके वेलोसिटी क्या है, व्हाट कैन यू डिफाइन, हाउ कैन यू डिफाइन escape velocity? तो escape velocity is the velocity of an object when it obtains this velocity and projected vertically upward, then it does not come back, it does not fall back. यूजुअली क्या है, आप किसी स्टोन को फेंकिए वापस आ जाता है, किसी यदि उसी स्टोन को थोड़ा सा और वेलोसिटी से फेंकिए थोड़ा सा और ऊपर जाता है। सपोज करिए किसी हाइट एज से आप किसी मशीन का यूज करके, सपोज करिए मशीन के यूज करके थ्रो करिए और ऊंचाई तक जाता है। यानी कि यदि हम स्पीड देते जाएं, यदि इनिशियल स्पीड बढ़ा दें, एक समय ऐसा आएगा कि वह जो है इस क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, ये तो तय है। तो वही देखेंगे कि मिनिमम कितनी जो है वेलोसिटी है, कि उसके बाद सपोज करिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी है, सपोज करिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 किलोमीटर। एक तो समय ऐसा आएगा ना जिस वेलोसिटी को यदि किसी ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए तो वो वापस न आए, तो वही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। सपोज करिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसका जो है कि अर्थ सरफेस से h हाइट पे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सपोज करिए इतने हाइट पे किसी मशीन वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इनिशियल स्पीड उसकी vi मान लेते हैं। सपोज करिए vi जो है उसकी इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड, और vf जो है उसकी फाइनल स्पीड है। आप नोट कर लीजिए, फाइनल स्पीड है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो फेंका जा रहा है उस समय उसकी स्पीड v1 है, और जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पहुंच रहा है तो रुका नहीं है, तब भी उसके पास स्पीड है, और उसकी फाइनल स्पीड हम लोग मान लेते हैं vf है, यानी कि फाइनल स्पीड है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्टिंग कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम ऑफ रीचिंग द इंफिनिटी वो कितना है, उसको देखते हैं। तो एट इनिशियल फेज, यानी एट स्टार्टिंग यानी एट इनिशियल उसके पास कितना वेलोसिटी है, vi है, और vi है उसके पास एनर्जी, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी उसके पास, एनर्जी उसके पास एट स्टार्टिंग, इनिशियल की बात करें तो एनर्जी उसके पास स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस के काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस के इन्फिनिटी पे जो है, यानी कि यदि इनिशियल की बात करें तो यहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है vi है, यानी कि हाफ m, और एक जो है vi है vi स्क्वायर, ये उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -g me मतलब मास ऑफ द अर्थ, एंड m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग प्रोजेक्टेड अपॉन re, यानी re ना लिख के आप लिख सकते हो re प्लस h, क्योंकि हमने ये माना है कि ये h हाइट के ऊपर से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ से हम लोग मशीन की मदद से इतनी हाइट पे पहुंचा के यहाँ से अब प्रोजेक्ट कर रहा है, और यहाँ से ये इन्फिनिटी पे चला गया है, ठीक है, प्लस के W1 मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे उसकी पोटेंशियल जो है W1 होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट R जो है एक्सप्रेशन आ रहा था। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, यदि वो इंफिनिटी पॉइंट पे है तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी। यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, तो इंफिनिटी वाला तो ये W1 तो आएगा ही, साथ ही साथ उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी बच जाएगी, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी vf है। यानी कि यदि आप EA एट इंफिनिटी की बात करें तो उसके पास कुछ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी बचेगा, हाफ m vf स्क्वायर, क्योंकि उसके पास अभी वेलोसिटी है, जब पहुंच रहा है तो रुका नहीं है, अभी पहुंच रहा है, यानी हाफ m vf स्क्वायर प्लस के W1, यानी कि इंफिनिटी पे कितना होगी, ये टर्म तो दोनों पे ही आना है, W1 और W1, यानी इसको 0 मान देते ये दोनों में से हट जाएगा, 0 नहीं मानेंगे तो दोनों में रहेगा, दैट्स ऑल। चलिए ये रहा, ये इक्वेशन सपोज करिए 1 है और ये इक्वेशन 2, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा।
ये एक्सप्रेशन है जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं उस समय उसके पास कितनी एनर्जी है, उसका काइनेटिक एनर्जी है प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी है। और जब वो फाइनली पहुंचता है तो भी उसके पास वेलोसिटी vf है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी वाला तो रहेगा ये वाला टर्म। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी की बात अगर जीरो कर देते हैं तो दोनों में जीरो मान लेंगे, यदि रखना है तो दोनों में रखेंगे, इजंट इट। चलिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम है इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी मैकेनिकल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बन रहा है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है, यानी कि एनर्जी एट इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी एट द फाइनल। कहां से? फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम हो जाती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी एट स्टार्टिंग यानी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। समझिएगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो शुरू में होगी फाइनल एनर्जी भी उतनी ही होगी। यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी ये टोटल है ना, टोटल यही तो मैकेनिकल एनर्जी है। यानी एनर्जी एट स्टार्टिंग इज इक्वल टू एनर्जी एट द फाइनल। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर करेंगे, जैसे ही आप बराबर करेंगे ई आई इज इक्वल टू ई इंफिनिटी आपको लिखना है, ये इक्वेशन जो है आपको बनेगा। चलिए, यानी राइट हैंड साइड वाले को हम लोग लेते हैं तो वहां से आपको क्या मिलेगा? दिस आई इज इक्वल टू ये वाला टर्म। जैसे ही हम ये वाला टर्म लिखेंगे, नोट करते रहिए आप, ठीक है। जैसे ही हम ये वाला टर्म लिखेंगे आपको क्या मिल जाएगा? यानी दोनों की जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। राइट जैसे ही बराबर होगा यानी आप लिख सकते हो हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस W1। ये रहा। जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को बराबर किए, एक हमें तीसरा इक्वेशन मिल जा रहा है करीब करीब ये, ठीक है। ये तीसरा, दिस इज द थर्ड इक्वेशन दैट वी आर गोइंग गेटिंग आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? इनिशियल के लिए था। इक्वेशन नंबर 2 फाइनल के लिए, यानी फाइनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। जैसे ही हम दोनों को बराबर किया आपको ये वाला इक्वेशन मिलता है। चलिए, यहां से आप क्या कर सकते हो? सपोज करिए, सपोज क्या करना है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। सपोज करिए ये W1 से कैंसिल हो जाएगा, या तो जीरो मान लीजिए दोनों को, या तो कैंसिल हो जाएगा जितनी भी एनर्जी रही हो। यहां से ये एनर्जी हमने मान लिया, ठीक है। अब आप समझिए कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो आपको वेलोसिटी मिल रही है, ये जो फाइनली जो आपको मिल रहा है, ये क्या है? ये जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिल रही है, ये वेलोसिटी जो भाई ये बता रही है कि जब इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच रहा है उस समय उसके पास स्पीड जो है इतनी ही रह रही है, इससे कम स्पीड पे वो पहुंच नहीं पाएगा। कैसे? यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी अपनी, जो फाइनल वेलोसिटी ये वाली जो टर्म है, यानी यहां से आप क्या लिख सकते हो? यदि सपोज करिए अर्थ सरफेस पे, यदि हम हाइट पे ना ले जाके किसी अर्थ सरफेस पे रख रहे हैं तो उस समय ये वाली जो ये वाला जो एच है वो जीरो हो जाएगा। यानी यहां से आप लिख सकते हो हाफ एम वी आई स्क्वायर, ठीक, माइनस के कैपिटल जी एम ई एम बाई, यहां से लिख सकते हो आर ई। आर ई क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने मान लिया एच इज इक्वल टू जीरो कि हम अर्थ सरफेस से ही ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, यानी हाइट पे नहीं है। यानी एच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी एच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यदि आपको याद हो एक रिलेशन, तो हमने एक रिलेशन आपको बताया था, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। याद आ रहा है? जब हमने अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस बताया था तो ये वाला इक्वेशन बताया था, ये वाला इक्वेशन। तो यहां से आप कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर यहाँ जो आ रहा है, यानी यहाँ आर ई स्क्वायर नहीं आ रहा है तो काम करिए यहाँ पे आर ई लिख दीजिए, यहाँ भी आर ई लिख दीजिए। यानी इतना जो टर्म है, इतने को आप क्या लिख सकते हो? इतने को आप रिप्लेस कर सकते हो स्मॉल जी से, स्मॉल जी से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको रिप्लेस करोगे, ये वाला जो टर्म है इसको स्मॉल जी से आप रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
इसको मिलेगा आपको माइनस स्मॉल जी, यहाँ आ रहा था यम इंटू आर ई, ये वाला टर्म मिल रहा था। यहाँ से हाफ एम वी एफ स्क्वायर जो था, लेट इट बी हियर ओनली, ठीक है। एम से आप एम को कैंसिल करा दीजिए, एम को आप एम से कैंसिल करा दीजिए। चलिए ये जो है ये फाइनल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल स्पीड है। तो ये जो इनिशियल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड, इसको आप कैसे इक्वेट करेंगे? यानी कि इसको इक्वेट करने के लिए आपको, यानी कि जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे, ये तो ये यहाँ से कैंसिल ही है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया हुआ है। तो आप क्या पाओगे, ये यहाँ से आप पाओगे, एक्चुअली आप ऊपर वाले इक्वेशन में देखो, आप जैसे ही आप हाफ एम बी स्क्वायर और जी एम आर ई करोगे इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, यानी कि आपको मिल क्या रहा है? एक्चुअली मिल ये रहा है कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा इनिशियल वाला है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है अपना इस इक्वेशन का, द लेफ्ट हैंड साइड मास जीरो हो नहीं सकता, मतलब मास जीरो या लेस हो नहीं सकता, वेलोसिटी मिनिमम जीरो हो सकती है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी या तो वो जीरो होगी या तो जीरो से अधिक होगी, यानी जो है मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी या तो जीरो होगी या जीरो से अधिक होगी, उससे कम नहीं होगी। यानी कि जब ये जीरो या जीरो से अधिक होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी जीरो या जीरो से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशंस एक राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है। यानी कि इसको यदि मैं इरेज करूं, इसको भी हटा दूं और इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि ये वाली जो वैल्यू होगी हाफ वी एफ स्क्वायर, ये वाला टर्म हट चुका है, यानी कि आप लिख सकते हो इसको, यानी हाफ वी आई स्क्वायर माइनस जी आर ई इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड था उसकी वैल्यू या तो जीरो आती, मिनिमम जीरो आती, या तो जीरो से अधिक आती, इसलिए हमने लिख दिया हाफ ऑफ द जी आई स्क्वायर माइनस जी आर ई इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ सेंड इट इनटू द राइट हैंड साइड। तो वी आई स्क्वायर, वी इनिशियल, आई मतलब इनिशियल, हाफ ऑफ द वी आई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू जी आर ई। जैसे ही इसको उधर भेजेंगे, वी आई इज अंडर रूट ऑफ टू जी आर ई। ये पॉइंट है जो आपको नोट करना है। यानी कि जिस चीज की हमको तलाश थी पिछले 3 लेक्चर्स थे, वो अब आपको मिल गई है। यानी वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी आर ई। जी की वैल्यू आपको पता है कितना है, 9.8 हम लोग रखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर ई भी पता है, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ कितना, 6400 किलोमीटर, यानी कि 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ को रूट में जैसे ही करेंगे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है वी आई की? ये होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वंडरफुल कंक्लूजन। चलिए अब हमारे साथ दीजिए, यानी कि जो वी आई है, जो इनिशियल स्पीड हम ऑब्जेक्ट की दे रहे हैं, जिससे हम लोग उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये मानते हुए कि इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वापस, तो वो है आपकी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक दिया जाए वर्टिकली अपवर्ड, वो पुनः कभी वापस धरती पे वापस नहीं आएगा। यानी कि जो पॉइंट हमको समझना है कि जो आपकी स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर है, यानी कि हम चाहें तो इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, यानी 11.2 से जितना ही ज्यादा देंगे उतना ही बेहतर है। यानी कि 11.2, 12, 13, 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो भी दे दीजिए आप, यानी कि द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, द वैल्यू शुड बी, यानी कि जो आपकी स्केप वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यही मैं बताने वाला था आपको कि जो अर्थ के लिए जो स्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये इसका डेरिवेशन हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के माध्यम से दिया। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद जो हमको इक्वेशन मिल रहा था उसमें हमने स्मॉल जी को पुट किया। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई होता है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करने के बाद ये वाला हमको इक्वेशन आ गया। इसको हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल इसी बेस पे आते हैं, यानी वी आई इक्वल टू 2GRE, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। यानी कि किसी सैटेलाइट, किसी अर्थ का, किसी प्लेनेट की यदि ग्रेविटी ज्यादा है तो उसका स्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, यदि रेडियस ज्यादा है तो भी स्केप वेलोसिटी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि व्हाट आर द वैल्यूज
on which the escape velocity depends, then the value depends, escape velocity depends upon the acceleration of the planet, and दूसरा द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। इन दो बातों पर डिपेंड करता है। चलिए, होप आप ये सारे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया, वीडियो को आप एक बार पुनः देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि फिर से रिवाइज करने का तो कोई मतलब है नहीं, यूट्यूब है, आप खुद पीछे जा सकते हो, ठीक है। चलिए, जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो ये है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये वेग को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी बोले तो यानी कि यदि इसको या इससे ज्यादा कोई वेग से किसी को फेंकते हैं, या किसी हम पत्थर को फेंकें, या ट्रेन को ही फेंकते हैं, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता है। यही तो मैं बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। समझ पा रहे हो बात को? यानी कि इसको, इस पेंसिल को, इस पेन को, मार्कर को, या इसको क्लीनर को, या मोबाइल को, या कैमरे को, या किसी को, इंसान को ही भेज दो, 11.2 या उससे ज्यादा वेग दे दो, वो चला जाएगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे जितना मास हो, दैट विल एस्केप आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, और वो पुनः वापस बिल्कुल नहीं आएगा। वो क्या है? 11.2। इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखिएगा, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस, इट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द प्लैनेट, और नन ऑफ द एवर। तो आपको टिक करना है मल्टीपल टाइप में जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। यहां से आपको न्यूमेरिकल भी बनता है, यानी कि यदि किसी प्लैनेट की रेडियस को 4 गुना कर दिया जाए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यदि किसी प्लैनेट की रेडियस को 4 गुना कर दिया जाए, उसकी एस्केप वेलोसिटी में क्या अंतर आएगा? क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, what change will take place in the escape velocity of that planet? तो आप क्या करोगे? आप जो है v डैश लिखोगे, यानी v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r डैश। लिखेंगे आप 2g r डैश, यानी अंडर रूट ऑफ 2g, और r डैश की जगह पे आप क्या, रेडियस कितनी हो रही है आप बताइए। रेडियस को हमने 4 गुना कर दिया है, 4r डैश, यानी 4r हो गया है। r डैश जो है अब 4r हो गया है। इस 4 को जैसे ही आप बाहर रखोगे, 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 2gr, और 2gr तो ये एस्केप वेलोसिटी था ही, यानी 2vi हो जाएगा इज इक्वल टू v डैश। यानी कि यदि हम किसी प्लैनेट की रेडियस को 4 गुना कर दें, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। उसकी एस्केप वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी। 9 गुना कर दें रेडियस को तो 3 गुना हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं बात को? होप आप क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या किस तरह से फ्रेम होते हैं। ये है जेईई मेंस का पैटर्न, मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं, यूजुअली क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए थोड़ा सा हम अपने एक सैटेलाइट, एक नेचुरल अर्थ का, एक ही तो सैटेलाइट, सॉरी एक सैटेलाइट जो है अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अर्थ जो है एक ग्रह है, इसका एक उपग्रह, मात्र और मात्र एक जो है उपग्रह है, जिसे हम लोग चंद्रमा बोलते हैं, मून बोलते हैं। तो मून क्या करता है, जैसे ये अर्थ है, ये जैसे सपोज करिए ये सन है, सन के चारों तरफ अपने अर्थ रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व कर रही है अर्थ, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और जो अपना चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब सपोज करिए मून, यहाँ मून है MOON, तो मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ, जिस तरह से अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी तरह जो मून है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। इसका जो है अर्थ के पास भी 2 मोशन होता है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन बोले तो अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको। रेवोल्यूशन की वजह से ऋतुएं बदलती हैं, समझ पा रहे हो? रेवोल्यूशन की वजह से जो है, रेवोल्यूशन की वजह से एक साल पूरा होता है, एक चक्कर पूरा होता है। एक होता है रोटेशन, यानी कि अपने ही एक्सिस पे घूमना, ये वो 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेती है। अर्थ rotates on its axis, completes one rotation in 24 hours, and it completes its revolution, एक परिक्रमा जो है 365 दिन, यानी कि 1 वर्ष में पूरा करती है। समझ पा रहे हो? यानी कि प्रत्येक दिन एक जो है अपने एक्सिस पे, एक अपने धुरी पे घूम जाती है।
और यानी कि ये घूमते 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 एक पूरा पूरा चक्कर लगाती है। चलिए, ये थोड़ा सा सोलर सिस्टम रहा अपना। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ की तरफ रिवॉल्व करता है। अभी बताने के पीछे लॉजिक ये है कि जो मून है, मून के पास भी अपना रेडियस है, मून के पास भी अपना रेडियस है, और इसके पास भी ग्रेविटी है। इसको हम जीएम ले रहे हैं, इसको हम आरएम लिख रहे हैं। आरएम बोले तो रेडियस ऑफ द मून, और जीएम बोले तो ग्रेविटी ऑफ द मून। तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एस्केप वेलोसिटी की यदि आप बात करो, एस्केप वेलोसिटी किसका? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून की यदि बात करते हैं, वो हो जाएगा √2 GM इंटू RM, यानी कि ग्रेविटी ड्यू टू द मून इंटू रेडियस ऑफ द मून। जैसे ही ये दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं, आपको जो है वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी मिलती है मून की, वो आपको 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड मिलती है। यानी कि करीब करीब देखें तो मून के पास जो एस्केप वेलोसिटी है, मून की जो एस्केप वेलोसिटी है, उससे करीब करीब अपना जो है 11.2 है ना किलोमीटर प्रति सेकंड, करीब करीब इससे ये 5 गुना है, करीब करीब इससे ये 5 गुना ज़्यादा है। ऐसा इसीलिए जो मून है उसके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। तो कोई यदि पूछे आपसे कि मून के पास, अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है, लेकिन मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके पास कम है। तो जो भी गैसेस वगैरह फॉर्म होती हैं, उसके पास इतना आराम से जो है वेलोसिटी मिल जाती है और वो एस्केप आउट कर जाता है। इसलिए जो मून है उसके पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून, और ये था अपना एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो उम्मीद है जिस लेक्चर की हमें पिछले 3 लेक्चर से तलाश थी, वो लेक्चर आज वो दिन था। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। एस्केप वेलोसिटी कहते किसे हैं, इसको निकालते कैसे हैं किसी अर्थ के लिए, और ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली लोग सोचते हैं मास पे भी डिपेंड करता होगा, डजंट हैपन लाइक दैट। सो 2GRE, √2GRE, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और मैंने एक न्यूमेरिकल भी वंडरफुल न्यूमेरिकल कराया है। यदि रेडियस बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा तो भी आपका जो है इसके वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, जो है कि किसी सिस्टम में जो है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। कल का जो अगला लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा टोटली। और सैटेलाइट के बारे में हम लोग देखेंगे, सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट, इस सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग वेटलेसनेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप MS अकेडमी में। थैंक यू वेरी मच।